हेलो हाय। होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी स्टडी कैसी चल रही है जरूर बताइएगा। आज हम करने जा रहे हैं वाटर सोर्सेज ऑफ वाटर यूटिलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जल जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। तो हम कर रहे हैं क्लास 10 की बुक, जिसमें आज हमारी जो है वो दूसरी यूनिट स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम ये 4 यूनिट्स कवर करेंगे। जल जल की प्राप्ति के स्रोत, उपयोग, शुद्धिकरण, अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव, संक्रमक रोग, कारण और उपचार। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, खास करके टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है जो यहाँ मेंशन है। प्रस्तावना में जल की उपयोगिता, संगठन, आवश्यकता, स्रोत, और उसके बाद में शुद्ध जल, अशुद्ध जल, जल शुद्ध करने के उपयोग, भौतिक रासायनिक साधन, यांत्रिक साधन, कठोर जल और अभ्यास के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हम वही डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जिन लोगों ने मेरा पिछली यूनिट के चैप्टर्स नहीं देखे हैं वो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट थे और वहां से भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं होम मैनेजमेंट की ब्रांच में से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि भोजन के बिना मनुष्य लगभग 40 दिन तक जीवित रह सकता है। कितने दिन तक? 40 डेज तक। परंतु जल के प्रभाव से अधिक 6 डेज, यानी कि 6 दिन तक ही जीवन धारण किया जा सकता है। तो वाटर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है जल का स्वरूप। तो प्राचीन काल में जल को एक तत्व माना जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने खोजें की और सिद्ध हुआ कि जल कोई तत्व नहीं है बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। क्या है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, कंपाउंड है। जल में 2 अंश हाइड्रोजन के होते हैं, उसके बाद में 1 अंश ऑक्सीजन का होता है, इसलिए हम H2O कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो इंग्लैंड के क्वेडिश महोदय थे, उन्होंने इसकी खोज की थी कि जल कोई तत्व नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिश्रण से बना है। जल हमें प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, लेकिन पृथ्वी तक आते आते ना उसमें कई इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम कि कितने रूपों में मिलता है। तो जल हमें 3 फॉर्म में मिलता है। फर्स्ट ठोस, सेकंड द्रव और थर्ड है आपका वाष्प यानी कि स्टीम। ठीक है, ठोस यानी कि बर्फ में हो जाएगा, द्रव में आपका जल जो पहली अवस्था है, और वाष्प में आपका बन जाएगा भाप। ठीक है, उदाहरण के लिए जो आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं वो हमारा जो है वो वाष्प का उदाहरण है, रेल का इंजन है, ये बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं हम मानव शरीर में जल के अंश। मानव शरीर में जल के अंश क्या है कि रक्त में कितना है? 80%, और जो हमारी किडनीज है उसमें 83, मस्तिष्क, यकृत और मांसपेशियों में इक्वल है 75, और अस्थियों में यानी कि हमारा जो मसल्स है उसमें हमारा 30 है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है टीजीटी में, तो मे भी हो सकता है कि रक्त से पूछ लिया जाए इस बार, तो आप इसको जरूर देख लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं जल की उपयोगिता, जिसे आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पोस्ट करके, बहुत इजी ही जो हमें पता है, एक बार पढ़ लीजिए। और उसके बाद सामुदायिक कार्य जैसे बाग बगीचे हैं, नदी, तालाब, कुएं आदि हैं, अग्नि बुझाने में, और सार्वजनिक स्थानों पे नालियों की स्वच्छता, जल के लिए जल आवश्यक है। ठीक है, विभिन्न उद्योगों में ये बताया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम जल का संगठन। तो यौगिक है और जिसको हम H2O कहते हैं, और 2011 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका सूत्र। ठीक है, 2 भाग हाइड्रोजन के और 1 भाग हमारा ऑक्सीजन का। फिर प्रतिदिन जल की आवश्यकता जो कि यहाँ दिया हुआ है, पीने के लिए हमें इतना चाहिए, भोजन के लिए इतना चाहिए, ठीक है, स्नान के लिए इतना, और ये घर की साफ सफाई, बर्तन, शौचालय सब मिला करके 140 लीटर बताया गया है। व्यक्ति को प्रतिदिन मात्र 1 लीटर जल की आवश्यकता होती है, परंतु आवश्यक कार्य के लिए हमें 140 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्रोत। तो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। तो समुद्र मुख्य साधन है भाई जल का। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो समुद्र है। आपने देखा है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और बहुत सारे महासागर हैं, सागर हैं, समुद्र है,
तो क्या जल है वहां पर, ठीक है। पृथ्वी का बहता जल और पृथ्वी द्वारा शोषित जल। बहता जल क्या है, झील, तालाब, नदियां, ये आपका बहता हुआ जल है। पृथ्वी द्वारा शोषित कुएं, जब हम कुएं को डिग करते हैं, खोदते हैं, तो एक हमें जा करके जल मिलता है, एक जगह जा करके हमें जल मिलता है, तो वो शोषित जल में आएगा। स्रोत हैं, झरने हैं, ये शोषित जल के एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी का बहता जल कौन सा है, झील, तालाब, नदियां या कुएं। तो जब आपको पता होगा ये शोषित जल में है, तो आप उसको इजीली क्लिक कर पाएंगे। तो आप इसको इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पूरी प्रोसेस दी हुई है, ये अंत संचरण है, ठीक है। सबसे पहले इस तरह से वाष्प बनी, ऊपर गया बादलों से, फिर टकराते हैं पहाड़ों से, और ये इसके बाद वापस वही प्रोसेस हो जाती है। ये यहाँ दिए रखा है, ठीक है। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जल निम्नलिखित साधनों द्वारा प्राप्त है। क्या, वर्षा, पृथ्वी द्वारा शोषित, दो तरह से हमें मिलेगा, जिसमें अलग अलग पॉइंट हैं। तो समुद्र है, वर्षा है, इसके बाद में रिवर्स है, नदियां, और नदी जल की विशेषताएं हैं। अशुद्ध होने के कारण, अशुद्ध होने के कारण वही है कि शहरों के गंदे नाले, औद्योगिक कारखाने की गंदगी जो नदियों में मिला दी जाती है, फिर नदी में मृत जानवरों, लाशों, मृत व्यक्तियों की अस्थियां, रक्त प्रवाह आदि के बारे में जल को अशुद्ध होता है। नदी के किनारे कपड़े धोने व नहाने, पशु को नहलाने, मलमूत्र त्याग करने से दूषित होता है। नदी के किनारे खेतों में दी गई खाद से भी जल दूषित होता है। इसलिए अब ज्यादा जो है वो ऑर्गेनिक की तरफ रुझान हो रहा है। नदी के जल को अशुद्ध होने से बचाने के लिए हमें सर्वोत्तम कारणों को यथा संभव समाप्त करना है। नदी का जल प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बताई गई हैं। जस्ट लाइक क्या, कि नदी का जल ग्रहण करने के आसपास नहाने धोने, जानवर नहलाने, गंदा नाले मिलाने आदि का मनाही होनी चाहिए। जो आसपास जो है हमें क्लीनिंग रखनी है। सार्वजनिक जल वितरण व्यवस्था का अभाव से में नदी का जल प्रयोग करना हो तो नदी को साफ किनारे का जल उबालकर प्रयोग करना चाहिए। अगर हमें नदी का जल उपयोग भी करना है तो उसको उबालकर यूज करना है, ताकि उसकी इम्प्योरिटी जो है वो नीचे बढ़ जाए। उसके बाद झीलें आ गई, कृत्रिम है और प्राकृतिक है। कृत्रिम में जैसे भांगड़ा, पंजाब का भांगड़ा नाखल बांध है, क्या करते हैं कि वर्षा का जल इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बांध का रूप देते हैं ताकि उससे सिंचाई आगे की जा सके, ठीक है। इसके बाद तालाब है, तालाब के भी इसी तरह की सेम है कि तालाब में हमें किस तरह से करना है। आ जाते हैं स्रोत और झरने। धरातल स्रोत है, तो पृथ्वी के अंदर पहली सतह फूटने वाला स्रोत धरातल स्रोत कहलाता है। प्रमुख स्रोत है, उष्ण स्रोत है, कोई ज्वालामुखी फटने से विस्फोट हो चुका हो, अतः इन जल को, ये जल गर्म होता है। बिहार का राजगीर स्रोत है, मुंबई का वज्रेश्वरी स्रोत आदि है। गंधक तथा लवणीय स्रोत, जिन स्रोतों में जल में गंधक व अन्य लवण बहुत अधिक होते हैं उन्हें लवणीय स्रोत कहते हैं। त्वचा के रोगों को दूर करने में सहायक होते हैं, जैसे देहरादून का सहस्त्र धारा इसी प्रकार की स्रोत है। तो ये आप ना गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिए, क्योंकि जब हम अच्छे से एक दो बार सर्च करेंगे तो वो हमारे माइंड में और अच्छे से जो है वो बैठ जाता है। तो आप इसको जरूर सर्च कर लें, मे बी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है विशेषताएं। कुएं, कूप या कुएं, तो सरफेस वेल और डीप वेल। सरफेस वेल क्या है, 5 से 6 मीटर तक गहरे होते हैं, ठीक है। उसके बाद गहरे होते हैं 30 मीटर से अधिक गहरे होते हैं, जस्ट लाइक ये जो आपके आजकल समर सेविल है और जेट पंप वगैरह इस टाइप के हैं। फिर आ जाते हैं हम कुएं। आर्जिटन की कुएं हैं, और ये फ्रांस के आर्जिटीन नामक प्रदेश में प्रयोग बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इसी प्रदेश के नाम पर इन कुएं का नाम आर्जिटन पड़ा है। भारत में इस तरह के कुएं पांडिचेरी में देखे गए हैं। इन कुओं का जल गहरा कुओं की भांति स्वच्छ और विश्वसनीय होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पाताल तोड़, इसे आर्जिटन कुआं भी कहते हैं। ये पहाड़ या पठारों को खोदकर बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए बारूद या ड्रिल द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है, और इस प्रकार के कुएं फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे कुएं हैं, और हैंडपंप व सिंचाई आदि के बड़े क्षेत्र करके बिजली की मशीन द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक। उसके बाद नलकूप या हैंडपंप,
आ गए। और शुद्ध जल की समस्या। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, अशुद्ध जल। इसमें है कि जल एक उत्तम विलायक के प्रत्येक पदार्थ इसमें शीघ्र ही घुल जाता है। इसी गुण के कारण जल अनेक लवणों का घोल लेता है और अशुद्ध हो जाता है। कि जल एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड है कि जल्दी ही वो अपने अंदर कोई भी चीज है आप देखेंगे वो फौरन ही जल में आ जाती है। तो जल में शुद्ध जल वाले गुण नहीं उपस्थित होते और शुद्ध जल हो जाता है, जिससे फिर हमें बहुत सारे रोग या बीमारियां देखने को मिलती हैं। पेट संबंधी है जब वो पेचिश, टाइफाइड, पेट दर्द आदि। अब आ जाते हैं जल की अशुद्धियां। तो जल में जो अशुद्धियां होती हैं वो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। घुलने वाली अशुद्धियां, ठीक है। घुलने में जैसे मलमूत्र, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, सीसा, संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, हाइड्रोजन, ये क्या है? घुलने वाली। और तैलने वाली क्या होती है? जो पृथक की जा सकती है, जस्ट लाइक कोई पत्ते हैं, कूड़ा करकट है, रुई कागज है, जो कि हम हटा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अशुद्धियां का। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप प्लीज वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो घुलने वाली और तैलने वाली। तो घुलने वाली क्या है? गैस और ठोस। गैस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर, वनस्पति तथा पशुओं को घुलित पदार्थ। ठोस में हमें क्या मिलेगा? अकार्बनिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सीसा, संख्या, ये आपको घुलने वाली में मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम तैरने वाली पे। तो तैरने वाली में भी हम कार्बनिक और अकार्बनिक दो में डिवाइड करेंगे। कार्बनिक में पशु व वनस्पति के कण, रोगाणु के अणु, और अकार्बनिक में हमें मिलेगा लोहा, मिट्टी, कीचड़ आदि। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। रंग, जल में लोहे की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, ये पानी को अरुचिकर बनाता है। ये स्नान गृह में चीनी मिट्टी के समान ही धब्बे डाल देता है। और मैग्नीज की उपस्थिति जल को अशुद्ध बनाता है, जो कपड़ा व चीनी के बर्तनों पर स्पॉट डाल देता है। अक्सर आपने देखा है कि कहीं कहीं का पानी इतना ज्यादा खारा कह सकते हैं, या इतना ज्यादा होता है कि वो स्पॉट डाल देता है बाथरूम की टाइल्स पर, दीवारों पर। जो बकेट है, जो मग है, या जो भी हम कपड़े धोने के लिए टब वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें अक्सर स्पॉट पड़ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है स्वाद व गंध। जल में स्वाद व गंध प्राकृतिक कारणों से, उद्योग आदि के कारण, मलमूत्र, जल में लगी कोई आदि औषधियों के कारण होता है। अब जल को शुद्ध करने के उपाय। तो हम जल को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? भौतिक विधि से, रासायनिक विधि से, यांत्रिक विधि से। भौतिक विधि में जल को उबालना है और भाप द्वारा जल को शुद्ध करना है, जो कि यहाँ प्रोसेस दी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास रासायनिक। उसके बाद आ जाता है अल्ट्रावायलेट किरणों से। तो ये वो है जो आजकल सभी के घरों में है, आरओ। तो वो चीज है जो आपके वाटर को प्यूरिफाई करता है। इसके बाद आ जाते हैं हम रासायनिक। रासायनिक में भी हम अपक्षेपक और जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा। अपक्षेपक में क्या आएगा? फिटकरी और निर्मली, ठीक है। पानी में इसको मिला देने से जल की में मिली अशुद्धियां नीचे तली में बैठ जाती हैं, और जो जीवाणु है ना, मरते तो नहीं परंतु संख्या शून्य हो जाती है उनकी। उसके बाद में निर्मली क्या होता है कि ये एक वृक्ष में मिलने वाला फल है, इसको पानी भरने वाले बर्तन में चारों ओर अगर हम रब कर देंगे तो अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इसके बाद जीवाणुनाशक है, लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, तूतिया, ओजोन, क्लोरीन, रस कपूर, कार्बोलिक एसिड और चूना। यहाँ अलग अलग मेंशन दिया हुआ है। जैसे 5 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट जो है हम 1000 लीटर के लिए पर्याप्त है। अगर 1000 लीटर में हम 5 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे तो वो प्यूरिफाई हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ कुछ और भी चीजें हैं। जैसे 1 लीटर पानी में आयोडीन की के घोल की 2 बूंदे जल में डालकर आधे घंटे के बाद इसका प्रयोग करें तो भी शुद्ध हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट इसके अनुपात हैं। इसके बाद आ जाते हैं यांत्रिक साधन। यांत्रिक साधन में फिल्टर बेड या 4 घड़ों वाली घड़ोची विधि है। देखिए, पहले यही है कि एक इस तरह से 1 2 3 4 हमने घड़े ले लिए। फर्स्ट में हमने पानी लिया है, सेकंड में हमने बालू लिया है, फिर कोयला लिया है, और उसके बाद में
हमें शुद्ध जल मिलेगा। तो फर्स्ट में वही हमने गंदा पानी लिया, फिर बालू यानी कि रेता वगैरह इस तरह से, और कोयला यानी कि चारकोल के माध्यम से जो आप फिर हमें जल मिलेगा वो शुद्ध जल मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम वाटर फिल्टर, एक्वागार्ड भी यांत्रिक साधन में आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम कठोर जल। कठोर जल मैग्नीशियम, कैल्शियम, गंधक, खड़िया मिट्टी आदि से जल कठोर बन जाता है। ठीक है, अब हम दो प्रकार से देखते हैं कठोर जल को, हम अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। देखिए, अस्थायी कठोरता में हम देखेंगे कि उबालने से और उसके बाद चूने के पानी मिलाने से। नेक्स्ट है हमारे पास स्थायी कठोरता, कपड़े धोने के सोडा मिलाने से दूर की जा सकती है, और परम्यूटेट विधि या जियोलाइट विधि द्वारा इसको हम दूर किया जा सकता है। जैसे परम्यूटेट विधि में देखते हैं हम, इस विधि में दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है, चाहे वो स्थायी हो चाहे स्थायी हो। जियोलाइट सोडियम व एल्युमिनियम सिलिकेट है, जो मधुमक्खी की छत्ती के समान रेतीला कण है। किसके समान रेतीला कण है? मधुमक्खी के। इसे सोडियम परम्यूटेट भी कहते हैं। जब कठोर जल को सोडियम जियोलाइट से होकर प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम व मैग्नीशियम जियोलाइट में बदल जाता है, और सोडियम आयन, सल्फेट, क्लोराइड आयन आदि के साथ सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट बनाता है, जो जल से पृथक हो जाता है। कुछ समय बाद जियोलाइट है वो क्षीण हो जाता है, जिससे क्रिया रुक जाती है। तब हमें 10% NaCl का घोल मिला देते हैं, जिससे जियोलाइट पुनः काम करने लग जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो यहाँ बताया गया है। ठीक है, ये उपकरण है। और इसके बाद आ जाता है मृदु जल। जो जल पीने में मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, हल्का होता है। मृदु जल में शुद्ध जल की संज्ञा दी जाती है। मृदु जल भोजन को भलीभांति गल पक जाता है, और मृदु जल से कपड़े भी अच्छे से साफ होते हैं, और भी जो साफ सफाई के काम है वो भी इजीली हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ कंपेरिजन दिया है शुद्ध जल और अशुद्ध जल, जो आपको हेल्प करेगा। और उसके बाद है हमारे पास मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल आपने अभी पढ़ा कि सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है, स्वादिष्ट होता है, खाना भी इजीली बन जाता है, कपड़े भी अच्छे से वॉश हो जाते हैं। वहीं कठोर जल में कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट के, सल्फेट के गुण होते हैं। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये है हमारे अभ्यास प्रश्न। ये आपके लिए अति लघु इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिए आप अति लघु को एक एक बार। और इसमें से कई जो हैं वो प्रश्न ऐसे हैं जो आ चुके हैं टीजीटी में। टीजीटी में भी देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आ चुका है 2011 में, और भी हैं। तो ये रहे आपके प्रश्न। ये चैप्टर हो गया है फिनिश। मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कवर करे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए। और अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको इजीली PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट हम कुछ जो चैप्टर कवर करेंगे वो ये है, इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।